नमस्कार बच्चों, हम लोगों का आज जो एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो चालू कर रहा हूँ मैं केमिकल बॉन्डिंग। है ना बच्चों? कौन सा चैप्टर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। बेटा, बॉन्ड का मतलब कोई लाइन नहीं होता। बॉन्ड का मतलब कोई लाइन थोड़ा है। केमिकल बॉन्ड क्या है? दिस इज बेसिकली द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which hold constituents, which hold या which bind the constituent together। constituents का मतलब क्या है? एटम, आयंस टुगेदर, उसी को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। अच्छा बच्चों, बेसिकली मुझे एक चीज बताओ, आप केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड बच्चों बेसिकली वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड करके रखती है कॉन्स्टेंट को टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। है ना बच्चों, मेरी बात समझो, केमिकल बॉन्ड क्या है? आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड करके रखती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। वो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी होते हैं, टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। अच्छा, क्वेश्चन मेरा एक ये है कि पहली बात तो आप मीनिंग समझ गए, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड असली में बेसिकली वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड करके रखती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टुगेदर, है ना, इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। इतनी बात आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गई है। तो मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाई वी फॉर्म बॉन्ड, व्हाई वी फॉर्म बॉन्ड, व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड। एनसीईआरटी बताती है कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, उसका आंसर बताती है एनसीईआरटी कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर पाए, मिनिमम कर पाए, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर पाए और स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर पाए। कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो एनर्जी को कम करना चाहता है और स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। अच्छा जरा बच्चों, 11th वाले बच्चे जरा सुने कि केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग क्या मीनिंग पहले पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड क्या है। तो केमिकल बॉन्ड एक बेसिकली वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी होते हैं, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं। बच्चों मुझे एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपको मैं बता दूं, अट्रैक्शन की वजह से बच्चों, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप एक बात समझिए कि एटम बॉन्ड बनाना क्यों चाहते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू मीन बाय द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड करके रखती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एंड व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम क्या चाहते हैं, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। बेसिकली आप इतनी पहली बात समझो मेरी, बेसिकली बात समझो। अब आपको मैं यहां एक चीज और बताना चाहता हूं कि कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताना चाहता हूं मैं आपको, कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों जिसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। एक आयनिक बॉन्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा बॉन्ड कोवैलेंट होता है। तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। फोर्थ बॉन्ड मेटेलिक होता है। फिफ्थ वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 6 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 7 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 8 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 9 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 10 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 11 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 12 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 13 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 14 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 15 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 16 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 17 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 18 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 19 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 20 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 21 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 22 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 23 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 24 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। 25 वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं।
और फिफ्थ जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इतने तरीके के बॉन्ड्स की आपको स्टडी करनी है। तो बेसिकली मतलब समझिए कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। बेसिकली आप मतलब समझिए कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कांस्टेंट जो बॉन्ड बनाते हैं उन कांस्टेंट को एक साथ क्या करके रखती है, जोड़ के रखती है, कांस्टेंट्स को होल्ड करके रखती है साथ में इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। उसको कहता है केमिकल बॉन्ड। अच्छा मुझे बताओ केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों है एटम? उसका रीजन है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कम कैसे होती है? अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इसको एक एनसीईआरटी का कर्व से समझाने की कोशिश करता हूं। फिर कितने तरीके के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, आप सुनना बहुत ध्यान से। मान लीजिए दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ए एटम का जो न्यूक्लियस होगा, मान लो मैं दोनों में मान रहा हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ए एटम का न्यूक्लियस Na है, उसका इलेक्ट्रॉन Ea है। बी एटम का जो न्यूक्लियस है वो Nb है और उसका इलेक्ट्रॉन Eb है। बच्चों मैं ये मान रहा हूं दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर कौन है? इसका न्यूक्लियस Na है और इसके इलेक्ट्रॉन Ea है, इसका न्यूक्लियस Nb है, इसका इलेक्ट्रॉन Eb है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें दो तरीके की फोर्सेस, दो तरीके के टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी, वो दो तरीके की फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी और एक रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी, है ना। एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एक रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी बच्चों वो होगी इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? Na अट्रैक्टिव फोर्स होगी, Nb Ea अट्रैक्टिव फोर्स होगी। Na अट्रैक्टिव फोर्स है, Nb Ea अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा रिपल्सिव फोर्स कौन सी है? रिपल्सिव फोर्स है Na Nb Ea Eb। तो अगर मान लो मुझे इन दो एटम्स को मिलकर बॉन्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगा? शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी, किससे? रिपल्सिव फोर्सेस से। तभी तो एटम एक दूसरे के क्या आएंगे बच्चों? क्लोज आएंगे। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, सही है बच्चों, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब ये सुनो खुदा, यहां एटम्स एक दूसरे से काफी दूर है, तो शुरुआत में कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करेंगी? शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी। शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो एटम्स एक दूसरे के क्या आना चालू करेंगे? क्लोज आना चालू करेंगे। और जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्लोज आना चालू करेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। पहले मैं कर्व बना देता हूं, इस तरीके का कर्व है बच्चों, समझना है मेरे को, पहले आप समझो मेरी बात को, इस बात को रफ कर दूं। अच्छा इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स क्या है? इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा इसमें दो तरीके की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। मान लो अगर आपकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तो ये एटम एक दूसरे के पास क्यों आएंगे? ये एटम एक दूसरे के पास क्यों आएंगे? अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तो ये एटम एक दूसरे के पास क्यों आएंगे? ये एटम एक दूसरे के पास क्यों आते हैं? उसका रीजन है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बच्चों वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होती हैं। शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होती हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चालू होगी? कम होना चालू होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चालू होगी बच्चों? कम होना चालू होगी। आप मेरी बात को समझो, शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हैं तो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट होंगे, और एटम जैसे जैसे क्लोज एक दूसरे के आते रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक समय ऐसा आ जाएगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर आ जाएंगी, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर आ जाएंगी बच्चों क्या होता है? जब एटम एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में कौन सी फोर्सेस हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं।
अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको कहां लेकर आ रही है, क्लोज लेकर आ रही है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे जैसे उन्हें क्लोज लेके आएंगे वैसे वैसे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चालू हो जाएगी, कम होना चालू हो जाएगी। मैंने अभी बताया था अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। मान लो इन दो एटम्स के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होती तो ये बॉन्ड क्यों बनाते, फिर तो ये एक दूसरे से दूर भाग जाते। अब ये एक दूसरे के पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती है रिपल्सिव फोर्सेस से। तो शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा थी, तो ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। अब ये जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्सेस भी क्या करेंगी, बढ़ेंगी। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर आ जाएगा, उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इससे ज्यादा ये एटम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। उस पॉइंट पर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे होगी, एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। एनर्जी जितनी रिलीज करेगी एक बॉन्ड को बनाने में, उसी को कौन सी एनर्जी बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। ये मानो शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा थी, तो एटम एक दूसरे के क्या आते रहे, क्लोज आते रहे, क्लोज आते रहे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, कम होती गई। एक समय आया जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो गई, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। मतलब इस पॉइंट पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और इस पॉइंट पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी, उसी एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं सर कि ये फिर कर्व क्या आगे क्यों बढ़ गया, मतलब अगर आप इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। मेरी बात समझ गए। शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट थी ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, तो एटम एक दूसरे के क्लोज आते गए, क्लोज आते गए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। एक समय ऐसा आया जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर आ गए, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो मिनिमम कैसे होगी, एनर्जी रिलीज होकर। तो उस पॉइंट पर जितनी एनर्जी रिलीज करेगी उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब इससे आगे ये एटम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते, तो एक के इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होगा, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब इससे ज्यादा ये दो एटम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। अगर आप इससे ज्यादा करने की कोशिश की तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब एक के सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। समझ गए मेरी बात। तो शुरुआत में एटम्स एक दूसरे के क्लोज क्यों आए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट थी ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। एटम जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आए पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, कम होती गई, कम हो गई। जिस पॉइंट पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी उस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो जाएंगी, उस पॉइंट पर ही बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर आप उस पॉइंट से आगे चले गए तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इस कर्व को एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों, ये कर्व एनसीईआरटी में मेंशन है। तो शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट क्यों कर रही हैं, तभी वो एटम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। जैसे जैसे वो क्लोज आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते मिनिमम हो जाएगी। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। उस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर होंगी, उस पॉइंट पर ही जाके किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आप इस पॉइंट को समझ लो कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब बच्चों यहां पर एक बात और समझनी है। तो हम यहाँ पर दो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल बॉन्ड, है ना। हम केमिकल बॉन्ड से क्या मतलब समझते हैं। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली कुछ नहीं है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना। केमिकल बॉन्ड बेसिकली कुछ नहीं है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच होल्ड, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करिएगा फर्स्ट पेज पर, विच होल्ड कॉन्स्टेंट्स। और वो कॉन्स्टेंट्स कौन हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। विच होल्ड्स कांस्टेंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज,
इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। तो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज के अंदर एटम्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक साथ होल्ड करने को फोर्स को ही क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली आप सभी को मालूम है बॉन्ड बनता क्यों है। बॉन्ड बनाने की दो रीजन है, एक तो एनर्जी को कम करना, एक तो एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। दो वजह हैं जिसके लिए हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। अच्छा बच्चों ये बताओ टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन से हैं? कितने तरीके के बॉन्ड हैं? तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं, एक बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड, एक बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड, एक बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। एक बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड और या फिर उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह लो। एक बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फोर्थ बॉन्ड है बच्चों वो है मेटेलिक बॉन्ड। फिफ्थ बॉन्ड जो है वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस। फिफ्थ बॉन्ड जो है वो है हाइड्रोजन। तो केमिकल बॉन्ड के पीछे बेसिक वजह हम समझ गए हैं। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा कि जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्या आते रहेंगे, क्लोज होते रहेंगे। अब छोटा डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बना लो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बना लो, है ना। यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बना लो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है बेटा। एक्स एक्सेस पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बना लो, वाई एक्सेस पर पोटेंशियल एनर्जी बना लो, ये जीरो है। शुरुआत में एटम एक दूसरे से क्या थे, दूर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी। जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। एक पॉइंट आएगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, उस पॉइंट पर आकर भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और उस पॉइंट पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। उस पॉइंट पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। अच्छा एट द टाइम ऑफ, यहाँ पर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बेसिकली हमने कुछ बातें समझ ली हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉसल एंड लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉसल एंड लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज समझाता हूँ। लुईस ने क्या बताया था वो आप लोग फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर लुईस ने क्या बताया था, इनकी जो थ्योरी है वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पे बेस्ड है। अब हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, कॉसल और लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, है ना। कॉसल एंड लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉसल एंड लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, है ना बच्चों, बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। अच्छा इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड किस पर है, कॉसल और लुईस की अप्रोच क्या थी, केमिकल बॉन्ड के पीछे इनकी अप्रोच कुछ और थी। देखिए इन्होंने, मैं आपको एक चीज शुरुआत से बता दूं, लुईस ने एनर्जी के बारे में कभी कोई बात नहीं की। उनकी जो अप्रोच थी वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पे थी, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। अच्छा अब बताओ मुझे, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस मतलब उनका कहना था कि नोबल गैसेस इनर्ट क्यों है, इसके ऊपर बेस्ड थी इनकी थ्योरी। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस के ऊपर बेस्ड थी इनकी थ्योरी। इनका कहना था नोबल गैसेस इनर्ट क्यों है, नोबल गैसेस इनर्ट इसलिए हैं क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल का क्या मतलब होता है, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट फुली फिल्ड होती है, कंप्लीटली फुली फिल्ड होती है। आप ऐसा ना बोलकर उनकी आउटर मोस्ट शेल या उनकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, मतलब उनकी वैलेंस शेल में, उनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है।
इस कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से आपको मैं बता दूं, लुईस का ये और कौशल का ये कहना था कि बॉन्ड बनाते क्यों हैं, और उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं। तो फिर नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड होती है। अच्छा, उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड का क्या मतलब है? उनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट ऑक्टेट होता है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वजह है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस की। तो हर एटम इनके जैसा होना चाहता था, ये वजह, ये बताया लुईस ने कि हर एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अगर उसने अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए तो वो भी नोबल गैसेस जैसा क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा, और नोबल गैसेस जैसा इनर्ट हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। आप नहीं समझे मेरी बात? इनकी जो कौशल और लुईस की अप्रोच थी वो ये कहती थी कि केमिकल बॉन्ड के पीछे जो वजह है वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस है। अच्छा, नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती है? इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव क्यों होती है? मेरे को एक चीज बताओ, नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव क्यों होती है? तो नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुली फिल्ड है, इसकी वजह से वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती तो इस वजह से वो इनर्ट होती है। इस चीज को उन्होंने बताया कि यही वजह है केमिकल बॉन्डिंग की, कि हर एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपनी आउटर मोस्ट शेल में डुप्लेट पूरा करना चाहता है क्योंकि उसके पास एक ही शेल है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी सारे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन डुप्लेट करना चाहता है। रीजन बता दूं, एक इनर्ट गैस ऐसी है, एक इनर्ट गैस हीलियम ऐसी है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। रीजन है उसके पास एक ही शेल, वन शेल, और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो सारी इनर्ट गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक इनर्ट गैस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हीलियम है। आप मेरी बात समझो, वो इनर्ट गैस हीलियम है। आपको समझाना चाहता हूं मैं, कौशल और लुईस की अप्रोच ये थी कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और नोबल गैसेस इन 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इनर्ट होती हैं, स्टेबल होती हैं। इसी तरीके से एटम भी खुद को इनर्ट और स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। अब वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकते हैं? अब वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर सकते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। तो 3 तरीके से बताया गया था। लूज करके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, गेन करके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, और शेयर करके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ऐसा बताया गया था, लुईस कौशल की थ्योरी में अप्रोच है कि हर एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, बिल्कुल इनर्ट गैसेस जैसा, और अगर वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो वो इनर्ट हो जाएगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का नाम दिया एनसीईआरटी साहब, इसको पढ़िएगा, मैं आपको आगे आगे बताता चल रहा हूं। तो ये इन्होंने, हर इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक इनर्ट गैस ऐसी है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हीलियम है। बच्चों ये मालूम चला आपको कि कौशल और लुईस की थ्योरी किस पर बेस्ड थी? कौशल और लुईस की ने वजह बताई केमिकल बॉन्डिंग की, एनर्जी वजह नहीं बताई उन्होंने एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने जो बात की वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस को लेके की। उन्होंने बोला इनर्ट होती है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती। फिर उन्होंने बताया कि इसकी वजह है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई भी एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो वो भी इनर्ट हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड के पीछे की जो वजह है वो है स्टेबल ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करना, मतलब इनकी पूरी थ्योरी ऑक्टेट के इर्द गिर्द घूमती थी। फिर उन्होंने कहीं एनसीईआरटी में एक वर्ड बताया, कर्नल किसे कहते हैं? कर्नल किसे कहते हैं? तो कर्नल मैं बता दूं आपको, अगर आप आउटर मोस्ट शेल, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से सारे इलेक्ट्रॉन हटा दें तो क्या बचा रह जाएगा? न्यूक्लियस बचा रह जाएगा और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, उसी को कर्नल बोला जाता है। मेरी बात नहीं समझे आपको मैं बताऊं, एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है कर्नल। कर्नल का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन हटा दो तो एक इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक न्यूक्लियस रह जाएगा। इसी स्पीसीज जो बच जाती है रिमेनिंग, उसी को क्या बोला जाता है? कर्नल बोला जाता है। आप अभी नहीं समझे? एनसीईआरटी बताती है कि कर्नल का मीनिंग है द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स। आप क्लियर अंडरलाइन कर लीजिएगा। कर्नल का क्या मतलब बताती है एनसीईआरटी? कर्नल का मतलब बताती है एनसीईआरटी न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स।
अब आप मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। फिर इन्होंने बताया कि इनर्ट गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है। इनर्ट गैस के अंदर उन्होंने बताया कि कर्नल बिल्कुल बीचों बीच है, और जो क्यूब होता है ना, जिस तरीके से क्यूब होता है और क्यूब के 8 कोने होते हैं, उसी तरीके से कर्नल को सराउंड कर रखा है 8 इलेक्ट्रॉन ने, बिल्कुल क्यूब के कॉर्नर की तरह। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे क्यूब होता है ना, क्यूब के सेंटर में कौन है, कर्नल मान लो, और वो जो कोने हैं क्यूब के उन पे क्या मान लो, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन मान लो। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इनर्ट गैसेस के अंदर आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स का। नहीं समझे, आउटर मोस्ट शेल में, इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है, कर्नल क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, उसको सराउंड कर रहे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 8 इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, क्यूब के कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं। ऐसा एनसीईआरटी बताती है, ऐसे एनसीईआरटी बताती है, आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन को कर्नल कहते हैं, ये क्रॉसल की थ्योरी है। अब मेरी आप बात समझो बहुत ध्यान से कि अब ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे किए जा सकते हैं। अब ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे किए जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके किए जाए या इलेक्ट्रॉन गेन के किए जाए। तो कंप्लीट ऑक्टेट कैसे किया जा सकता है, ऑक्टेट का मतलब मालूम है ना आपको 8। तो मुझे एक चीज बताओ, कंप्लीट ऑक्टेट कैसे किया जा सकता है, ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने का तरीका जो है वो है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। क्यों बेटा, मैं एक बात और बताना चाहता हूं पूरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कि केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, पूरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर या केमिकल कॉम्बिनेशन में ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट। केमिकल कॉम्बिनेशन में ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आप, इन्होंने क्या बताया कि अगर एटम, सब एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। किसकी तरह करना चाहते हैं, इनर्ट गैसेस की तरह करना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह करना चाहते हैं। क्योंकि नोबल गैसेस भी इनर्ट थी, वो किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती थी, उसके पीछे रीजन था कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। उसी तरीके ने इन्होंने वजह बताई, लुईस ने यह वजह बताई कि बॉन्डिंग के पीछे जो वजह है, बॉन्डिंग के पीछे जो वजह है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है वो है कंप्लीट ऑक्टेट। हर एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। और सर लुईस ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या पूरा किया जा सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। कर्नल का मतलब है न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी एटम की वैलेंस शेल में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या रह जाएगा, न्यूक्लियस रह जाएगा, साथ में इनर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, उसी को कर्नल बोला जाता है। कर्नल का जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, कर्नल को वो सराउंड करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल कैसे, जैसे क्यूब के कॉर्नर्स पे वो 8 इलेक्ट्रॉन हो और कर्नल कहां पर हो, सेंटर पे हो, ऐसा माना गया। अब बच्चों इसमें एक चीज समझ में आ गई यहां तक कि इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जैसे एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया NaCl। अब ये बताओ आप मुझे, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Na+ बना लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब इसके पास ये क्या बना लेगा, Cl-, इसके पास कितना हो गया, 288, है ना। जरा आप समझो, मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूं कि सोडियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका अरेंजमेंट किसके जैसा हो गया, बिल्कुल नियॉन के जैसा हो गया। इसका अरेंजमेंट किसके जैसा हो गया, बिल्कुल आर्गन का जैसा हो गया, तो इनर्ट गैसेस जैसा हो गया। अब इन दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो यहां कैसे, यहां ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया है, यहां ऑक्टेट बता रही है एनसीईआरटी, यहां ऑक्टेट कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉन लूज करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, फ्लोरीन
फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। इस फ्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने भी एक शेयर कर दिया। इसने एक शेयर करना है, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, तो दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। इस फ्लोरीन पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फ्लोरीन पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों फ्लोरीन का क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। आप जरा समझो, इस तरीके से भी ऑक्टेट पूरा किया जा सकता है, ये शेयरिंग की टेंडेंसी है। आप जरा समझो ना, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो एनसीईआरटी यही बताती है, एनसीईआरटी यही बताती है कि इन्होंने ये क्या कहा था, लुईस ने कहा था कि हर एटम बिल्कुल इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज जैसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जैसे सोडियम ने किया, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जैसे क्लोरीन ने किया, या फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है। अब बच्चों लुईस सिंबल क्या था, अब ये चीज तो हमारी समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि लुईस सिंबल क्या था। तो बच्चों लुईस सिंबल क्या था, लुईस सिंबल समझना है, लुईस सिंबल क्या था। तो लुईस ने कुछ नहीं किया, इन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था डॉट से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इन्होंने कुछ नहीं किया था, लुईस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों, डॉट से। जैसे अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं, तो मैं एक चीज आपको शुरुआत से बता सकता हूं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, 2s और 2p। अच्छा s में कितने जा सकते हैं, 2p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 6, तो टोटल मिला के उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, तो वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में, अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास नो वैकेंट 3d ऑर्बिटल, उनके पास कोई वैकेंट 3d ऑर्बिटल नहीं होता, उनके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, कोई जगह ही खाली नहीं होती बच्चों। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, आप लोग आप बता रहे थे कि लुईस सिंबल का मतलब समझो आप। लुईस सिंबल का मतलब है जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाए, डॉट से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रिप्रेजेंट किए जाए डॉट से तो उसको क्या बोला जाता है, लुईस सिंबल बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपनी वैलेंस शेल में ना बच्चों, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा कर सकते हैं, वो अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा कर सकते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन रहता है उनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है। तो सुपर ऑक्टेट का मतलब क्या है, सुपर ऑक्टेट का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। तो सुपर ऑक्टेट का क्या मतलब है, सुपर ऑक्टेट का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। ऐसी स्पीसीज कौन बना सकता है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट बना सकते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट बना सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, मैं सिर्फ शुरुआत में बता दी कि सुपर ऑक्टेट कौन बना सकता है। सुपर ऑक्टेट वो बना सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है। कौन बना सकते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट बना सकते हैं। इतनी बात आप पहले समझ लो कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी सुपर ऑक्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, p में 6, तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बट इनके पास एक d ऑर्बिटल होता है खाली, जिसकी वजह से अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कर सकते हैं। अब लुईस ने क्या बताया था, लुईस ने ये बताया था, एनसीईआरटी सामने रखिएगा, उसी से पढ़िएगा बच्चों एनसीईआरटी सामने रखिएगा, मोर रिवीजन करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मन से। लुईस सिंबल में कुछ नहीं किया गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया गया,
डॉट से रिप्रेजेंट किया गया बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे बताया गया? डॉट से। तो मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करता हूं। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। यहां लिख देता हूं बेटा, जगह नहीं है ना। लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों एक चीज और समझनी है, मतलब ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। मान लो अगर मैं आपसे ये बोलूं आयोडीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास होंगे उतने ही आयोडीन के पास होंगे। फ्लोरीन जब 17th ग्रुप का मेंबर है तो आयोडीन भी 17th ग्रुप का मेंबर है। तो एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज सेम रहता है। और जब आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज सेम रहता है, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज सेम रहता है, आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज सेम रहता है, तो जिसकी वजह से ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से एनसीईआरटी बताती है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से आप ग्रुप वैलेंसी निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी ऐसा कहती है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से आप ग्रुप वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो ग्रुप वैलेंसी बराबर होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अगर आपको मैंने बताऊं, ग्रुप की वैलेंसी को ग्रुप वैलेंसी बोला जाता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वैलेंसी को ग्रुप वैलेंसी बोला जाता है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 या 4 से कम है तो ग्रुप वैलेंसी बराबर होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन या उससे कम है तो ग्रुप वैलेंसी बराबर होगी। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो उस केस में ग्रुप वैलेंसी जो होगी वो कैसे निकाली जाएगी बच्चों? सब पता है मैंने आपको, वो निकाली जाएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप समझिए मेरी बात को। तो ग्रुप वैलेंसी बराबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ग्रुप वैलेंसी बराबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ग्रुप वैलेंसी बराबर होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। ये बात आप समझो। तो मैंने आपको बताया था कि लुईस ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था डॉट से। उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था डॉट से। समझे मेरे बच्चों? अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर सुनो। अब इन्होंने एनसीईआरटी में क्या लिखा है? अब इन्होंने एनसीईआरटी में क्या लिखा है? तो आप लोगों ने ग्रुप वैलेंसी सीख लिया, आप लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हम बात करें कि ग्रुप वैलेंसी सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लुईस जो है वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पे उनकी थ्योरी थी कि नोबल गैसेस इनर्ट इसलिए होती हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एटम अगर अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो वो नोबल गैसेस जैसा हो जाएगा। और यही वजह उन्होंने बताई बॉन्ड फॉर्मेशन की। उन्होंने बताया कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एनसीईआरटी ये बताती है, फिर एनसीईआरटी ये बताती है कि कैटायन कैसे बनता है। फिर एनसीईआरटी बताती है कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और एनायन कैसे बनता है? एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। फिर एनसीईआरटी बताती है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को कौन सेपरेट करता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को 18th ग्रुप सेपरेट करता है। इनर्ट गैसेस सेपरेट करती हैं। नहीं समझे आप? अच्छा ये बताइए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये 17th ग्रुप है। इनके बाद कौन आता है? नियोन, हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, है ना, यही आता है। ये कौन सा ग्रुप है? 18th ग्रुप है। और इसके बाद क्या आता है? 17th के बाद 18th के बाद कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अच्छा ये बताओ, ये वाला जो 17th ग्रुप है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो फर्स्ट ग्रुप है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो 17th और फर्स्ट के बीच में किसका गैप है?
17th और फर्स्ट के बीच में किसका गैप है? 18th का ही तो गैप है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को कौन सेपरेट करता है? नोबल गैसेस सेपरेट करती है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव को और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को कौन सेपरेट करता है? नोबल गैसेस करती है। फिर वो बताती है एनसीईआरटी कि कैटायन इसलिए बनाते हैं क्योंकि अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ये एनायन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये भी अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो कैटायन और एनायन दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, उनके बीच में जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वही बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा ये बताओ, Na के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। उसने लूज कर दिया। मैंने क्या बोला था? लुईस ने सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया था। इसके केस में कोई डॉट यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने रिमूव कर दिया, क्या बना लिया? Na+ बना लिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? जरा बताओ मुझे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या बना लिया? Cl- बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हो गए 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब इस Na+ और Cl- के बीच में जो अब इस Na+ और Cl- के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इस Na+ और Cl- के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को क्या नाम देंगे? उसी को नाम देंगे बच्चों आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड नाम रखा गया वो भी इसी की वजह से रखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रखा गया। अब जरा समझो, मेरा एक और एग्जांपल, एक तो NaCl समझा दिया। इन दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, उसी की हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके कर सकते हैं। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लूज करके कर सकते हैं। फिर दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने आउटर मोस्ट शेल में इनर्ट गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। अच्छा, इनर्ट गैसेस का कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है? NH2 NP6 होता है। इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने आउटर मोस्ट शेल में इनर्ट गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। तो एक एग्जांपल समझा दिया मैंने NaCl। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बेरियम फ्लोराइड BaF2। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, बेरियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 उसने लूज कर दिए, तो अब इसके पास कोई डॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों लूज कर दिए। किस फैमिली का मेंबर है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज कर दिए। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक गेन कर लिया। तो अब फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? 8। अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, उसने भी एक गेन कर लिया, इसके पास कितने हो जाएंगे बच्चों? 8। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द BaF2। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BaF2। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BaF2। और इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में जो फोर्सेस होंगी, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, Ba+2 F- का होल स्क्वायर। अब इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इधर इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहे हैं, और कैटायन बना के वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना रहे हैं, और एनायन बनाकर इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में जो फोर्सेस होंगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, और उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। समझ गए बच्चों? आप पुट कर लो पहले। तो लुईस की सारी कहानी इस बात में थी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल किसके जैसे होने चाहिए? इनर्ट गैस जैसे। इनर्ट गैस जैसे क्यों? क्योंकि उसकी वजह से स्टेबल हो रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं उसकी वजह से। ये बात आप समझो मेरी बात। तो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों एनसीईआरटी बताती है, एक और वर्ड आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो बच्चों जब आयनिक बॉन्ड बनाते या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड बनाते वक्त, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त चार्ज ऑन कैटायन इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड द चार्ज ऑन एनायन इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? जब आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उस समय कितना चार्ज आता है कैटायन पे, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, और कितना चार्ज एनायन पर आता है, ये उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। समझो, जितना चार्ज कैटायन पर आता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, कितना चार्ज एनायन पर आता है ये उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। मेरी बात समझो। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ चार्ज फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त जो चार्ज आता है कैटायन पर वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जो चार्ज आता है एनायन पर वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। अब बच्चों एनसीईआरटी ये बताती है कि लुईस और कौशल के इस कंसेप्ट में सारे एटम्स फिट नहीं हो पाए, मतलब सारे एटम्स ने इलेक्ट्रॉन गेन और शेयर करके, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब हर कोई एटम इसके अंदर फिट नहीं हो पाया इस कंसेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, कैटायन की फॉर्मेशन करके, एनायन की फॉर्मेशन करके वो क्या कर लेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तब एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम दिया गया क्या बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। और वो कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट कौन लेकर आए, साइंटिस्ट सर लेमुइर, है ना। यहां से हम अगले टर्म पे बात करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 इज कंप्लीटली ओवर। बच्चों मैंने इतना ही पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में भी, बच्चों मैंने इतना ही पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में भी, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझे बताना, बाकी मैंने अंडरलाइन करके भेज दिया है, आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।